हेलो एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कलचुरी। ये छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी का जो टॉपिक है दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे सीजी व्यापम को लेकर हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी के लेकर हो, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा। आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और हम तो हमेशा यही बात बोलते हैं कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के कलचुरी। और हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम में कहां पर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर्मेट क्या है छत्तीसगढ़ के कलचुरी को लेकर के, वहां पर मैं डील कर दूंगा ताकि आपको फॉर्मेट पता हो और आपको आइडिया लग सके, ताकि आपको याद करने में भी सहजता हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी। छत्तीसगढ़ के जो कलचुरियों का शासन काल पूछ दिया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो 1000 ईसा से लेकर टोटल अगर छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का शासन अगर की हम बात करें तो 1000 ईसा से लेकर 1757 ईसा तक। ठीक है, 1000 ईसा से लेकर के 1757 तक की। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी से अब कहां से क्वेश्चन उठते हैं, किस तरह से क्वेश्चन उठते हैं, मैं वहां पर आपको डील करता चला जाऊंगा। बशर्ते आप ध्यान से देखना, कहीं पर इग्नोर मत कीजिए और वीडियो के अंत में आपको पूर्णतः कम से कम याद हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी की हम बात करेंगे। सबसे पहले शासक का नाम, सबसे पहले शासक का नाम है कलिंगराज। ये जहां तक मैंने लिखे हैं, ये 6 राजा लिखे, कम से कम इनके जो शासकों के नाम है क्रम वाइज याद रख लेना। ठीक है, क्रम वाइज याद रखना। सबसे पहले कलिंगराज, कमलराज, फिर रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजल्य देव। कहने का मतलब ये चीज है कि क्रम आपको ध्यान में रखना है। ये कम से कम 6 राजाओं के क्रम आपको रटे रुटाए याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले जो कलचुरी प्रशासक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो शासक है कलिंगराज। ध्यान में रखना, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी के प्रथम शासक का नाम बताइए। कलिंगराज। इनके शासन का ईयर को पूछा जाता है। तो कलिंगराज के शासन का जो ईयर है 1000 ईसा से लेकर 1020 ईसा तक, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम पूछता है वहां पर मैं आपको डील करता चला जाऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी के प्रथम शासक का नाम है कलिंगराज। इनके ईयर को पूछा जाता है। कलिंगराज ने किस शासन तक, किस वर्ष तक शासन किया? 1000 ईसा से लेकर 1020 ईसा तक इन्होंने अपना शासन किया। ठीक है, कलिंगराज ने अपनी जो राजधानी है तुम्माड़ को बनाई। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कलिंगराज ने अपनी राजधानी तुम्माड़ को बनाई है। ठीक है, महिषासुर मर्दनी मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से पूछता है आपको, महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? तो उस शासक का नाम है कलिंगराज। और यह किस वंश के शासक थे आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के शासक थे। इतना आपको ध्यान में रखना, इतना डीपली गवर्नमेंट एग्जाम आपसे पूछता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी का प्रथम शासक कलिंगराज। याद करते चले जाओ, छत्तीसगढ़ के कलचुरी का प्रथम शासक कलिंगराज, कलिंगराज, कलिंगराज। ठीक है, इनका जो ईयर है 1000 ईसा से लेकर 1020 ईसा तक, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर इन्होंने अपनी राजधानी तुम्माड़ को बनाई। ये बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछ भी चुका है। ठीक है, कलचुरियों की प्रथम जो राजधानी रही है तुम्माड़ रही है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कलिंगराज की जो राजधानी का नाम है तुम्माड़ है और इन्होंने महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया है। अगले जो हम शासक के बारे में बात करेंगे कमलराज। ठीक है, ये जो 6 शासक लिखे इनके क्रम आपको याद कर लेना है। मैं फिर से बता दूं, इनके क्रम को पूछे जाते हैं। ये जो मैक्सिमम 6 शासक है इनको आपको क्रम से याद कर लेना है। ठीक है, दूसरे हम छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक के नाम, छत्तीसगढ़ के दूसरे कलचुरी शासक का हम बात करेंगे कमलराज। इनका ईयर ध्यान रखना, ये जितने 6 लिखा होना इनके क्रम याद रखना और इनके ईयर को भी याद रख लेना है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी मैं अपने जुबान से जितने भी शब्द बोल रहा हूं उनको एक एक जो वर्ड्स है बहुत ही कीमती है, कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा और एक एक को बहुत अच्छे से फॉलो करना। ठीक है, कमलराज छत्तीसगढ़ के कलचुरी का सेकंड जो शासक का नाम है कमलराज। इनका जो ईयर को पूछा जाता है तो 1020 से लेकर 1045 ईसा, इतना आपको ध्यान में रखना है। कमलराज के बारे में एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है। कमलराज ने उड़ीसा के, कमलराज ने उड़ीसा आक्रमण में त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगदेव की सहायता की थी। यह महत्वपूर्ण, आपको यह महत्वपूर्ण जो बात है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। कमलराज ने उड़ीसा आक्रमण में
त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगदेव की सहायता की थी। ये आपको कमल राज के थ्रू में महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगला जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक का नाम है रत्नदेव प्रथम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ के कलचुरी में जितने भी शासक आएंगे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इतना आपको ध्यान में रखना। कहीं पर एक भी वर्ड से एक शब्द को कहीं पर नजरअंदाज नहीं करना है, क्या पता कौन से आप जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं वही क्वेश्चन नोट करा जाए आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। अगला जो शासक है रत्नदेव प्रथम, इनके ईयर को आपको ध्यान में रखना है 1045 से लेकर 1065 ईसा तक, ठीक है। सबसे पहले शासक कलिंगराज कमलराज रत्नदेव प्रथम, तीसरे शासक का नाम है रत्नदेव प्रथम, ठीक है। इनके ईयर का नाम याद रखना है 1045 से लेकर 1065 ईसा तक, ठीक है। अब जब छत्तीसगढ़ के कलचुरियों में जब रत्नदेव प्रथम आए तो इन्होंने भी अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी। तो इनकी राजधानी जो परिवर्तन की उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो रत्नदेव प्रथम रहे हैं, जब ये शासक पर आए, छत्तीसगढ़ के कलचुरी हैं जो अब अपने शासक पर आए तो इन्होंने तुमाड़ से राजधानी परिवर्तन कर अपनी राजधानी जो है रतनपुर बना दी। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रतनपुर। इसको गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है कि वह कौन सा कलचुरी शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से पूछता है, वह कौन सा शासक है, वह कौन सा कलचुरी शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। तो इनका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा रत्नदेव प्रथम, ठीक है। इनके ईयर को ध्यान में रखना 1045 ईसा से लेकर 1065 ईसा तक। जितने बोलते जा रहा हूं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम बात करेंगे, इन्होंने राजधानी रतनपुर को बनाया और तुमाड़ को राजधानी किसने बनाया, सबसे पहले कलिंगराज ने, ठीक है। ये देखो कि कलचुरी की दूसरी राजधानी यहीं पर देखने को मिल गई रतनपुर। पहले आप हमने देखा तुमाड़ और दूसरा यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है रतनपुर, ठीक है। ये जो रत्नदेव प्रथम है उन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण कराया है, इतना ध्यान रखना है, मां महामाया मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया, इन्होंने मां महामाया मंदिर का भी निर्माण कराया। अगला इसके बारे में हम पॉइंट देखेंगे, इसने कोमोमंडल प्रमुख वजुवर्मा की पुत्री नोनवल्ला से विवाह किया। बहुत बार यह गवर्नमेंट एग्जाम में स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाता है। आपको किस तरह से पूछा जाएगा, रत्नदेव प्रथम की पत्नी का क्या नाम है, इस तरह से आपको पूछ दिया जाएगा। या फिर आपको ये पूरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसने कोमोमंडल वजुवर्मा की पुत्री नोनवल्ला से विवाह किया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इसने कोमोमंडल प्रमुख वजुवर्मा की पुत्री नोनवल्ला से विवाह किया था। एक जो फैक्ट है या क्वेश्चन है, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि रतनपुर को तालाबों की नगरी कहते हैं। ये लाइन आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहते हैं, रतनपुर को तालाबों की नगरी कहते हैं। ये आपके माइंड में जहन में चला जाना चाहिए और हमेशा मुखाग्र याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। इनमें से किसको तालाबों की नगरी बोला जाता है, तो रतनपुर को तालाबों की नगरी बोला जाता है। अगला हम बात करेंगे पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम का ईयर आपको ध्यान में रखना है 1065 ईसा से लेकर 1090 ईसा तक, ठीक है। इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पढ़ते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बात, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। ध्यान रखना ये जो आई के जैसा लिखा है वो प्रथम है, रत्नदेव बस याद नहीं रखना, इसको रत्नदेव प्रथम करके याद रखना। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर पृथ्वीदेव हम प्रथम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पृथ्वीदेव नहीं पढ़ रहे, पृथ्वीदेव प्रथम इसका नाम ध्यान में रखना, वरना फंस जाओगे। क्योंकि अभी पृथ्वीदेव द्वितीय भी आएगा, पृथ्वीदेव तृतीय भी आएगा छत्तीसगढ़ के कलचुरी में, इसलिए ध्यान रखना कि पृथ्वीदेव प्रथम है ये। इनके बारे में कौन से महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, इनका
जो शासन ईयर है उनको ध्यान रखना 1065 से लेकर 1090 ईसा तक से इनको सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ये महत्वपूर्ण बात इनके बारे में ध्यान करना है। इन्होंने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर से इनके शासक का शुरू से आपको याद रखना है, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, अगले जो शासक है जाजल्यदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम है। ठीक है, सिर्फ जाजल्यदेव नहीं बोलना है, जाजल्यदेव प्रथम। ये छत्तीसगढ़ के कलचुरी के सबसे प्रतापी शासक में से एक थे, सबसे प्रतापी शासक थे ये, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, इनके ईयर को भी देख लेना है। जाजल्यदेव प्रथम का जो जिन्होंने शासन किया, किस सन में शासन किया, तो 1095 से लेकर 1120 ईसा तक। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतापी शासक, बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी में सबसे प्रतापी शासक इनमें से हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा ऑप्शनल में। तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी में सबसे प्रतापी शासक का नाम है जाजल्यदेव प्रथम। अगला जो लाइन बता रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है। जो जाजल्यदेव प्रथम है, इन्होंने अपने जब सिक्के चलवाए थे, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जितने भी राजा महाराजा है वो इनके शासन काल चला, तो उन्होंने सिक्के तो चलाए हैं, वो अपने हिसाब से सिक्का में बहुत सी चीज अंकित कर देते थे। अपने माता का नाम किसी ने रख लिया, अपना खुद का नाम रख लिया, किसी ने जो अपना जिस धर्म को मानते थे उस, जैसे किसी ने शिव धर्म को माना तो एक और नंदी रख लिया, दूसरे और ठीक है, कोई विष्णु धर्म को मानते तो गरुण चिन्ह अंकित कर दिया, किसी ने लक्ष्मी का चिन्ह अंकित कर दिया। तो उसी प्रकार से जब छत्तीसगढ़ के कलचुरी में जाजल्यदेव प्रथम शासन कर रहे थे, तो इन्होंने अपने सिक्कों में श्री मज्जला जाजल्यदेव, फिर से मैं बता दूं, यहां पर मैंने लिख दिया श्री मज्जला जाजल्यदेव और गज शार्दुल अंकित करवाया। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार इस तरह से पूछा जाता है कि वह छत्तीसगढ़ का कौन सा शासक है जिन्होंने अपने सिक्कों में गज शार्दुल अंकित करवाया। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम। छत्तीसगढ़ कलचुरी के सबसे प्रतापी शासक का नाम बताइए, तो उसका नाम है जाजल्यदेव प्रथम। अगला हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इन्होंने जांजगीर नगर को बसाया। ठीक है, इन्होंने जांजगीर शहर को बसाया। आज भी देखना कि जांजगीर में जाजल्यदेव महोत्सव होता है। ठीक है, हर बार जाजल्यदेव महोत्सव होता है जांजगीर चांपा में, इतना आपको ध्यान में रखना है। जाजल्यदेव प्रथम ने जांजगीर शहर को बसाया, यह महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया है, इन्होंने जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया है। इसको किस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, आपको मैं फिर से बता दूं कि जाजल्यदेव ने विष्णु मंदिर का जो निर्माण कराया है उसे और किस अन्य नाम से जानते हैं, इस तरह से डीपली आपसे गवर्नमेंट एग्जाम पूछता है। जाजल्यदेव प्रथम ने जो विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, इस विष्णु मंदिर को नकटा, मैं फिर से बता दूं, नकटा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया नकटा मंदिर। अगला हम बात करेंगे जाजल्यदेव के ही बारे में। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया इन्होंने, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ चुका है। मैं फिर से बता दूं, ये लाइन फिर से दोहरा दूं कि छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कहीं पर एक भी शासक, एक भी लाइन को कहीं पर इग्नोर मत कीजिए, वरना माथा पीटते गवर्नमेंट एग्जाम हॉल से आप आ जाओगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, मुखाग्र याद होना चाहिए। जो जो पॉइंट बता रहा हूं उनको स्पेशली बहुत अच्छे से देखना है इस वीडियो को। ठीक है, तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब हम आपको समझाने के लिए बताएं, उनका रिपेयरिंग काम। ठीक है, जैसे मान के चलो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पाली के जो शिव मंदिर का जो निर्माण कराया था वो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था। मैं यहां पर लिख चुका हूं, पाली के शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था। अब ध्यान से यहां पर समझना, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, पाली के शिव मंदिर का जो निर्माण है वो बाणवंशी शासक, हमारा घड़ी भी यहां पर टूट गया, इसे निकाल दें क्या। ठीक है, जो पाली के शिव मंदिर, पाली कोरबा, ठीक है, पाली के शिव मंदिर का जो निर्माण कराया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था। जो निर्माण का काम है पाली के शिव मंदिर का जो निर्माण है, पॉइंट को ध्यान से समझना,
निर्माण पाली के शिव मंदिर का जो निर्माण है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था, लेकिन इसी पाली के जो शिव मंदिर है उनका जीर्णोद्धार मतलब इनका रिपेयरिंग वाले काम, इनका जीर्णोद्धार किसने कराया? तो जाजल्यदेव प्रथम ने कराया। अगर आपको पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार पूछे, हम आपको फिर से समझा दें, आपको समझाने के लिए जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिपेयरिंग काम मतलब, जैसे कि पाली के शिव मंदिर का जो प्रथम निर्माण कराया बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया। अब बहुत दिन होने के बाद किसी का छत टूट गया, किसी का पिलर टूट गया, किसी की फॉर एग्जांपल हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, किसी का दरवाजा नहीं है, किसी का खिड़की नहीं है, किसी का छत टूट गया, कहीं से छत जो है छत से कुछ टपकने लगा है, तो बहुत ही पुराना हो चुका है। तो कहने का मतलब यही चीज है कि जाजल्यदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जैसे किसी का उस पाली के शिव मंदिर में छत टूट गया था, किसी का पिलर टूट गया, तो उसे रिपेयरिंग या मरम्मत का काम कराया, इसी को कहते हैं जीर्णोद्धार। आपको ध्यान में रखना है। तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? जाजल्यदेव प्रथम ने। लेकिन पाली के शिव मंदिर को निर्माण किसने किया था, पहली बार बनाया किसने था? तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने। जीर्णोद्धार जाजल्यदेव प्रथम ने। जीर्णोद्धार मतलब रिपेयरिंग काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया बाद में पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजल्यदेव प्रथम ने कराया था। जाजल्यदेव प्रथम की अब युद्ध घटना के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव को पराजित किया, पराजित करके उन्हें बंदी बना लिया। मैं फिर से बता दूं, जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव को पराजित किया और सोमेश्वर देव को बंदी बना लिया। फिर सोमेश्वर देव जो उनकी माता थी गुंडम देही, उनके आग्रह करने पर यह जाजल्यदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को छोड़ा। मैं फिर से समझा दूं आपको, जाजल्यदेव प्रथम और छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव के बीच युद्ध हुआ। जाजल्यदेव प्रथम और छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सोमेश्वर देव हार गया और सोमेश्वर देव को बंदी बना लिया। किसने? जाजल्यदेव प्रथम ने। तो फिर क्या किया, ये जो सोमेश्वर देव की मम्मी थी, उन्होंने जाजल्यदेव से आग्रह किया कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। तो उनकी मम्मी के आग्रह करने पर जाजल्यदेव ने सोमेश्वर देव को छोड़ दिया। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम जो शासक के बारे में बात करेंगे, रत्नदेव द्वितीय, छत्तीसगढ़ के कलचुरी, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। और हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। रत्नदेव द्वितीय का जो शासन काल है उसको ध्यान में रखना है, 1120 ईसा से लेकर 1135 ईसा तक। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ चुका है कि त्रिलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी। त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण किसने की थी? तो रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, यहां पर देखना रत्नदेव प्रथम है, यहां पर रत्नदेव द्वितीय है, इसलिए प्रथम और द्वितीय को साथ में ध्यान रखना है। सिर्फ रत्नदेव ध्यान नहीं रखना वरना फंस जाओगे गवर्नमेंट एग्जाम में। तो रत्नदेव जो द्वितीय उनका शासन काल है 1120 ईसा से लेकर 1135 ईसा तक। इन्होंने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। रत्नदेव द्वितीय ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इनके जो अभिलेख हैं, रत्नदेव द्वितीय के जो अभिलेख हैं अकलतरा, पारागांव और शिवरी नारायण से प्राप्त हुए। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि रत्नदेव जो द्वितीय के अभिलेख कहां कहां पर प्राप्त हुए हैं, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए अकलतरा, शिवरी नारायण और ये तारागांव। अगर हम बात करेंगे रत्नदेव द्वितीय को 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। आपको फिर से हम बता दें, बहुत बार ये स्टेटमेंट पे पूछा जाता है कि देखो रत्नदेव द्वितीय से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट में कथन में दे दिया जाएगा। कैसे कथन में दे दिया जाएगा? इन्हें क्या त्रिलिंगाधिपति भी कहते थे, इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता भी कहते थे। पहला सही है कि केवल पहला और दूसरा सही है कि पहला दूसरा गलत है। ठीक है, इस तरह आपका केवल एक सही है, केवल दो सही है, इस तरह से कथन में दे दिया जाता है। अगर एस्पिरेंट जो है ऊपरी ऊपर अगर पढ़ाई कर ले तो वहां पर फंस जाएंगे, इसलिए आपको डीपली नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय के बारे में हम बात करेंगे। रत्नदेव द्वितीय को त्रिलिंगाधिपति कहते थे और इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, आजकल आदमी एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना इन बातों को। 36 विधाओं का ज्ञाता किन्हें कहा जाता है? रत्नदेव द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, इनके युद्ध अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। ओडिशा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोडगम को हराया। ठीक है, बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय ने ओडिशा के गंगवंशी शासक, यहां पर हमने लिख दिया है, गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोडगम को हराया। ठीक है, ये हो गए आपके छह शासक के जो ईयर है और उनके क्रम को। सबसे पहले कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, फिर आएगा आपका रत्नदेव द्वितीय। ये 6 के 6 क्रम वाइज याद होने चाहिए, 6 के 6 ईयर याद होने चाहिए। इनकी जो महत्वपूर्ण घटना उनको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले शासक की ओर। अब अगले शासक की हम बात करेंगे जिसका नाम है पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, इनके शासनकाल को ध्यान में रखना है। 1135 से लेकर के 1165 ईसा तक। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय इतना ध्यान में रखना है। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। प्रथम द्वितीय पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। और ठीक है, इस वीडियो में पूरा का छत्तीसगढ़ में जितने भी कलचुगी हैं उसके महत्वपूर्ण पूरे शासक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन इस लंबे वीडियो में आपको पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय से हम बात करेंगे 1135 से लेकर 1165 ईसा तक इनके शासनकाल को आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात याद रखना है कि जो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति का नाम था जगत सिंह। ठीक है, इनके जो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति का नाम था जगतपाल, सॉरी जगत सिंह बोल डाला क्या, जगतपाल था। इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है, आपको ध्यान में रखना है। तो वह कौन है या वह कौन था जिसने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है? यहां पर मैं आपको क्लियर समझा देता हूं कि राजिम के राजीव लोचन जो मंदिर का निर्माण कराया था, नलवंशी शासक बिलास तुंग ने कराया था। ध्यान से समझना है, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण या निर्माण प्रारंभ या निर्माण कराया था वो नलवंशी शासक था। मैं फिर से बता दूं, नलवंशी शासक बिलास तुंग था। लेकिन ये राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार अगर पूछे, जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिपेयरिंग काम, कहीं पर छत टूट गया, कहीं पर पिलर टूट गए, कहीं पर दरवाजा टूट गया, कहीं पर खिड़की टूट गए, उसे कहते हैं जीर्णोद्धार। तो राजिम के राजीव लोचन मंदिर का अगर जीर्णोद्धार पूछे तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने इनका जीर्णोद्धार कराया था। इनको आप गांठ बांध लेना कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण है नलवंशी शासक बिलास तुंग ने कराया था, लेकिन राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने कराया था। ठीक है, निर्माण और जीर्णोद्धार में कंफ्यूजन मत होना। जीर्णोद्धार कराया था पृथ्वीदेव के सेनापति जगतपाल ने कराया था। ठीक है, अगला बात करते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के सबसे ज्यादा कलचुरी शासकों में, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों में पृथ्वीदेव द्वितीय के सबसे ज्यादा शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस शिलालेख की संख्या जो है 13 है, आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी में सबसे ज्यादा शिलालेखों की संख्या है पृथ्वीदेव द्वितीय की। इन पृथ्वीदेव द्वितीय के शिलालेखों की जो टोटल संख्या है 13 है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, इन्हीं के शासन में रतनपुर के किले का निर्माण कराया गया था। इन्हीं के शासन में, मतलब पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन में रतनपुर के किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, यह वीडियो छत्तीसगढ़ के कलचुरी को लेकर है। इसमें पूरे महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताया गया, काफी इंपॉर्टेंट है पूरे शासक। मानता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यह महत्वपूर्ण फायदा है कि आपको एक ही वीडियो में पूरे छत्तीसगढ़ के कलचुरी मिल जाएंगे, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम ये पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर के किले का निर्माण कराया था, जिसे गज किला के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत बार इसको इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि गज किला
का निर्माण किसने कराया था? तो रतनपुर के गज किला का निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया था। इतना आपको ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, पूरे डीपली से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आजकल जो बोर्ड होता है ऊपर ऊपर के क्वेश्चन को नहीं पूछता, पूरे डीपली क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको डीपली ध्यान में रखना है। हिस्ट्री मानता हूँ थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगले हम इस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो फिर से मैं बता दूं, इनके शासनकाल में रतनपुर के किले का निर्माण कराया गया था, ठीक है। इनके शासनकाल में, पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में रतनपुर के किले का निर्माण कराया गया था, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। इस गज किले की एक खास बात यह है कि इस गज किले में एक ऐसी मूर्तियां हैं, ठीक है, ऐसी मूर्ति है रावण की, जिसमें रावण जो है अपना सर जो है स्वयं काट रहा है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय ने, ठीक है, रतनपुर में किले का निर्माण कराया था, इतना आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर में किले का निर्माण कराया था। इस किले को गज किला के भी नाम से जाना जाता है, और इस गज किला में एक ऐसी मूर्ति है जिसमें रावण की ऐसी मूर्ति है जिसमें रावण जो है अपना सिर जो है स्वयं काट रहा है। इतना आपको ध्यान में रखना। आपको गवर्नमेंट इस तरह से पूछ दे जाएगा कि उस मंदिर का या उस मूर्ति का नाम बताइए जिसमें रावण जो है स्वयं जो है अपना सिर काट रहा है, तो गज किला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके शासनकाल में यह बनाया गया था? तो ये पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अब मैं इधर जो है जो महत्वपूर्ण जो शासक है उनको यहाँ पर सबमिट किया है मैंने, क्रम वाइज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से क्रम वाइज नहीं पूछते। जो पहला से लेकर छठवां तक बताए वहां पर क्रम वाइज पूछते हैं। यहाँ पर केवल आपको ध्यान में रखना है जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनके महत्वपूर्ण बातों को, उनके महत्वपूर्ण घटनाओं को, ठीक है। अगला हम बात करेंगे जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में। इसे तुम्माणधिपति कहते हैं, ध्यान से रखना। जाजल्यदेव द्वितीय को तुम्माणधिपति कहते हैं, जाजल्यदेव द्वितीय को तुम्माणधिपति कहते हैं। इससे पहले हम जाजल्यदेव प्रथम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जाजल्यदेव द्वितीय, जिसे तुम्माणधिपति कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के शासन काल में कल्हड़ देव, जिसे अल्हड़ भी देव बोलते हैं, या उल्हड़ देव ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया था, या चंद्रचूड़ मंदिर बनवाया था। इनको आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम इस तरह से आपको पूछ दिया जाएगा कि किसके शासन काल में शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया गया था। मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा दूं कि किसके शासन काल में शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो जाजल्यदेव द्वितीय, इतना आपको ध्यान में रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि इन्हीं के शासन काल में जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। जाजल्यदेव द्वितीय, ध्यान से समझना, जाजल्यदेव द्वितीय का जब शासन चल रहा था, तो जाजल्यदेव द्वितीय जब वहां के शासक थे, जाजल्यदेव द्वितीय का जब शासन चल रहा था, तो इन्हीं के शासन काल में जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया। और इस युद्ध में, ठीक है, फिर से मैं समझा दूं, यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। जाजल्यदेव द्वितीय, ध्यान से समझना, जाजल्यदेव द्वितीय जब शासन कर रहा था, तो जब ये शासन कर रहा था तो इसी के समय जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया। जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया। हालांकि जब ये जाजल्यदेव द्वितीय पर जो है जय सिंह ने आक्रमण किया तो असफल रहा, लेकिन जाजल्यदेव द्वितीय का युद्ध में जो साथ दे रहा था अल्हड़ देव, वे वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर से समझना, जो जाजल्यदेव द्वितीय है उनका साथ कौन दे रहा था? अल्हड़ देव। और इनके खिलाफ कौन आक्रमण किया था? जय सिंह। रतनपुर पर जय सिंह आक्रमण किया था, तो जाजल्यदेव जो द्वितीय के साथ दे रहे थे अल्हड़ देव, ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इतना आपको ध्यान में रखना है। जाजल्यदेव द्वितीय को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके शासन काल में जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया किंतु असफल रहा। जाजल्यदेव द्वितीय का साथ दिया था अल्हड़ देव, जो बेचारे जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। इतना आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है।
अगला हम बात करेंगे बहारेंद्र शाह के बारे में। इनके शासनकाल को आपको ध्यान में रखना है, 1495 से लेकर 1544 ईसा तक, ठीक है। इनकी राजधानी कोसंगई, आपको ध्यान में रखना है, कोरबा। ये देखो अभी तक कलिंगराज ने तुमाड़ बनाया, फिर रत्नदेव ने रतनपुर बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहारेंद्र शाह ने फिर से अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। राजधानी, बहुत से शासक जो होते थे राजधानी परिवर्तन करते रहते थे। इनका रीजन ये था कि उनको अपनी सुविधा के अनुसार, जहां उनको कंफर्ट लगे, जहां उनको सभी तरह से सुरक्षा महसूस हो, वहां पर वो जो है अपना राजधानी परिवर्तन कर देते थे। तो ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बहारेंद्र शाह ने राजधानी कोसंगई कोरबा में अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी। इनका राजधानी परिवर्तन, बहारेंद्र शाह का राजधानी परिवर्तन करने का मेन रीजन ये था कि पहले रतनपुर में, क्योंकि कोसंगई राजधानी इन्होंने बनाने से पहले रतनपुर में थे इनका शासक, तो रतनपुर में लूटपाट, आतंकियों का हमला ज्यादा होने लगा था। इसलिए बहारेंद्र शाह ने रतनपुर को छोड़कर अपना सारा धन कोषागार को लेकर के यहाँ कोसंगई कोरबा में अपनी राजधानी बना ली। इनका कोसंगई कोरबा में राजधानी बनाने का रीजन पता चला क्योंकि रतनपुर में लूटपाट, आक्रमणकारी बहुत ज्यादा होने लगे थे, ठीक है, लूटपाट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इस कारण इन्होंने कोसंगई कोरबा में अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया शासनकाल में लूटपाट, शत्रुओं के बढ़ जाने के कारण राजधानी में परिवर्तन अपना किया, ठीक है। इन्होंने कोसंगई मंदिर जो कि कोरबा में है, इसका निर्माण कराया। चैतुरगढ़ का किला बहारेंद्र शाह ने ही कराया निर्माण, ठीक है। और इन्होंने राजधानी कोसंगई में कोषागार की स्थापना की। ये तीनों पॉइंट को आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। सबसे पहले कोसंगई मंदिर जो कि कोरबा में है, इसका निर्माण बहारेंद्र शाह ने कराया। चैतुरगढ़ का जो किला का निर्माण बहारेंद्र शाह ने कराया। और कोषागार की जो स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोषागार की स्थापना भी बहारेंद्र शाह ने कराया। इतना आपको ध्यान में रखना है। इनके मंत्री का जो नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये पूछ भी सकता है कि बहारेंद्र शाह के मंत्री का क्या नाम था। बहारेंद्र शाह के मंत्री का नाम था माधव। बहारेंद्र शाह के मंत्री का नाम था माधव। बहारेंद्र शाह के 3 लेख प्राप्त हुए हैं, इतना आपको ध्यान में रखना। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है, ठीक है। बहारेंद्र शाह के 3 उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 उत्कीर्ण लेख में एक जो लेख प्राप्त हुए हैं रतनपुर से प्राप्त हुए हैं। एक जो अभिलेख है, ये लेख है जो रतनपुर से प्राप्त हुए हैं, और जो 2 लेख हैं कोसंगई से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनके मंत्री का नाम था माधव। इनके 3 लेख प्राप्त हुए हैं। एक जो लेख है रतनपुर से प्राप्त हुए हैं, और एक जो लेख है, ठीक, रतनपुर से प्राप्त हुए, और 2 जो लेख है कोसंगई से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि इसमें छत्तीसगढ़ के कलचुरी के तमाम शासक कंप्लीट हो जा रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी शासक बता रहा हूं इनसे गवर्नमेंट एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा मेहनत करना बहुत जरूरी है, थोड़ा मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं। इन्हीं सब चीजों को पढ़ने के लिए आप बड़े बड़े स्टेट में जाते हैं, बड़े बड़े सिटी पर जाते हैं, लाखों रुपए साल का खर्चा करते हैं बच्चों के पीछे। यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इन सब चीजों को, ठीक है। अगला हम शासक के बारे में बात करेंगे कल्याण शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जहां पर जिस तरह से पूछते हैं वहां पर भी डील करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है पूरा यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर देते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगला जो शासक का नाम है कल्याण शाह। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछते हैं, बहुत पूरे छत्तीसगढ़ के कलचुरी के लेकर पूछता है। जो शासक को और पूछते हैं, मैं वहां पर और डील करके आपको सचेत कर देता हूँ। कल्याण शाह को बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है। ये मुगल दरबार में 8 वर्षों तक रहे हैं। उस छत्तीसगढ़ के शासक का नाम बताइए जो मुगल दरबार में 8 वर्षों तक रहे हैं। देखो, मुगल दरबार का मतलब होता है मुगल सम्राट में कौन कौन आते हैं। मुगल सम्राट में उस टाइम मुगल सम्राट में आप बाबर का नाम सुने, हुमायूं का नाम सुने, अकबर का नाम सुने, औरंगजेब, शाहजहां, इन सभी का आप ये जो है मुगल सम्राट में आते हैं। तो कल्याण शाह जो है 8 वर्षों तक मुगल सम्राट के दरबार में रहे। लेकिन बहुत से इतिहासकारों के बीच ये मतभेद है कि एग्जैक्ट में जब कल्याण शाह जो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में रहे या फिर अकबर के दरबार में रहे, ठीक है। तो अपनी अपनी विचारधारा हम देखेंगे यहाँ पर
ये तो देखो मुगल में तो कौन कौन आ जाता है, ये सब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, ये सभी तो मुगल मुगल सम्राट रहे हैं। लेकिन आपको ऑप्शन में देखो ध्यान से समझना, कल्याण शाह जो है किसके यहाँ 8 वर्षों तक शासन में रहे। अगर वहां पर मुगल सम्राट दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे तो भी वहां पर टिक लगा देना है। अगर अकबर और जहांगीर के भी दरबार में 8 वर्षों तक रहे तो यहाँ पर आप देख लेना कि बोर्ड ये जो बोर्ड है वो कौन से आंसर लेता है वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर मुगल सम्राट दे दिए तो वहां पर टिक लगा दो। अगर अकबर या जहांगीर में अगर दोनों में से एक में किसी को भी दे दे तो दोनों एकदम मुगल सम्राट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से इतिहासकारों का कहाँ कहाँ पर मतभेद रहा है, कहाँ कहाँ कौन से किन्होंने किस मुगल सम्राट का नाम लिया, यहाँ पर मैं डील कर देता हूँ, ठीक है। बाबू रेवाराव के अनुसार यहां पर लिख दिया, बाबू रेवाराव के अनुसार ये जो कल्याण शाह हैं अकबर की, बाबू रेवाराव के अनुसार जो है कल्याण शाह अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे, बाबू रेवाराव के अनुसार, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे देवार गीत के अनुसार, छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीतों में जो कल्याण शाह है जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे हैं, ठीक है। बाबू रेवाराव के अनुसार जो कल्याण शाह है अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे। यहीं पर गोपल्ला गीत के अनुसार जो कल्याण शाह है वो जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है ये दोनों मुगल ही सम्राट है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या देता है, आपको आपकी डीपली इस तरह से पता होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। वरना तो आंसर कुछ भी ले लो, बोर्ड अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे लक्ष्मण शाह। इनका शासन ध्यान रखना 1581 से प्रारंभ होता है। इन्होंने देसी बही खाता लेखा जोखा प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। लेखा बही खाता, कितना आमदनी हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना पर मजदूर लगा, ठीक है, कहाँ कौन से डेट में स्टार्ट किया, कहने का मतलब यही चीज है। देसी बही खाता, आमदनी, आय व्यय का ब्यौरा, लेखा पुस्तिका की शुरुआत लक्ष्मण शाह ने ही की थी। इतना आपको ध्यान में रखना है, 1581 से प्रारंभ होता है इनका शासन का। देसी बही खाता और लेखा जोखा की प्रणाली की शासक ने की थी, तो आपको ये बात मुखाग्र याद होना चाहिए, लक्ष्मण शाह, ठीक है। अगला शासक हम बात करेंगे तखत सिंह। इन्होंने तखतपुर नगर को बसाया। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछ भी चुका है कि तखतपुर नगर किसने बसाया, तो तखत सिंह ने बसाया, ठीक है। इसके 3 भाई थे, तखत सिंह के 3 भाई थे। पहला भाई का नाम था सरदार सिंह, दूसरा का नाम है बखत सिंह और तीसरा का नाम है रघुनाथ सिंह, ठीक है। अब हम अगले शासक के बारे में बात करेंगे। अगले शासक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है राज सिंह। राज सिंह के बारे में 2-3 आपको महत्वपूर्ण बातों आपको ध्यान में रखना है। राज सिंह ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया। राज सिंह के बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें ये याद रखना है आपको कि रतनपुर में इन्होंने बादल महल का निर्माण कराया है। रतनपुर में बादल महल का निर्माण कराया है। रतनपुर में बादल महल का निर्माण जो है राज सिंह ने करवाया। आपको बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बादल महल का निर्माण किसने कराया, बादल महल का निर्माण किसने कराया, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो बादल महल का जो निर्माण है, बादल महल को सबसे पहले ध्यान रखना है कि रतनपुर में, और बादल महल का जो निर्माण किसने कराया, राज सिंह ने कराया है, ठीक है। राज सिंह के दरबारी कवि का नाम बताइए। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछते हैं। मैं फिर से बता दूं कि आज जितने भी छत्तीसगढ़ के कलचुरी, शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ के संपूर्ण कलचुरी शासक यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से तो बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है। 1 या 2 बार आप वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है। राज सिंह के बारे में आपको यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि इन्होंने बादल महल का निर्माण कराया था। बादल महल रतनपुर में है। इनके दरबारी कवि को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके दरबारी कवि का नाम है गोपाल मिश्र, और इनकी गोपाल मिश्र की रचना का नाम है खूब तमाशा, ठीक है। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है कि राज सिंह के दरबारी कवि का नाम बताइए, गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र की रचना का नाम है खूब तमाशा। गोपाल मिश्र की जो रचना का नाम है खूब तमाशा, ठीक है। राज सिंह के बारे में इतने महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है। अगला हम बात करेंगे रघुनाथ सिंह, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। 1741 में
भोसला शासक, फिर से मैं बता दूं, रघुनाथ सिंह के समय 1741 ईयर को आपको ध्यान में रट लेना है, इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। जहां पर ईयर याद करने की बात होती मैं वहां पर आपको डिल तुक करता चला आया हूं यहाँ पर वीडियो में, और हर वीडियो में मैं बता देता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से पूछ सकते हैं, उनका फॉर्मेट क्या हो सकता है, ठीक है। रघुनाथ सिंह को लेकर इनके यहाँ पर देखना 1741 ईस्वी में भोसला शासक, ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखना, 1741 ईसा में भोसला शासक रघुजी प्रथम, ध्यान से समझना, रघुनाथ सिंह के समय में 1741 में भोसला शासक का नाम रघुजी प्रथम, भोसला शासक का नाम रघुजी प्रथम, भोसला शासक का नाम रघुजी प्रथम, इसके सेनापति का नाम है भास्कर पंत ने, ठीक है, ओडिशा अभियान के दौरान आक्रमण किया था, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, रघुनाथ सिंह 1741 में, भोसला शासक का नाम था रघुजी प्रथम, ये रघुनाथ है वो रघुजी प्रथम, भोसला शासक का क्या नाम था, भोसला शासक का नाम था रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम का जो सेनापति का नाम था भास्कर पंत, दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। रघुजी प्रथम का सेनापति का नाम था भास्कर पंत, ठीक है। जब यहां पर ध्यान रखना है, जब रघुनाथ सिंह का, ये रघुनाथ सिंह का जब शासन चल रहा था तब मराठों ने यहां पर आक्रमण किया, तो रघुनाथ जो सिंह थे, यहाँ रघुनाथ सिंह के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो इनके मृत्यु की ये दुख में, ध्यान से समझने इस बात को लेकर के, रघुनाथ सिंह का जब शासन चल रहा था तो इनके समय में मराठों ने आक्रमण किया, तो वही ये रघुनाथ सिंह का जो बेटा जो है मर चुका था, ठीक है। जो रघुनाथ सिंह का जो बेटा मर चुका था, वो अपने बेटे के दुख में इतना लिप्त हो चुका था, इतना दुखी हो चुका था अपने बेटे को, दुख को, अपने बेटे की मृत्यु को लेकर इतना दुख हो चुका था, जब इनके ऊपर मराठा शासकों ने जब आक्रमण किया तो इन्होंने बिना लड़े, बिना कुछ किए, इन्होंने मराठों के अधीन अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि इनको अपने बेटे की मृत्यु का काफी सदमा पहुंच चुका था। तो जब मराठों ने रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण किया तो इन्होंने बिना युद्ध लड़े अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से ये कलचुरी के ऐसे प्रथम शासक रहे हैं जो मराठों के अधीन हुए। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि कलचुरी का उस शासक का नाम बताइए जो मराठों के अधीन प्रथम शासक हुए हैं। ये कलचुरी के सबसे पहले शासक हुए हैं जो मराठों के अधीन आए हैं, ठीक है। तो रघुनाथ सिंह को लेकर किन किन बातों को ध्यान में रखना है, रघुनाथ सिंह को लेकर के 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम, भोसला शासक रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम का सेनापति का नाम था भास्कर पंत, ईयर को ध्यान में रखना है 1741, ठीक है। रघुनाथ सिंह कि बेटे की मृत्यु हो गई थी और बेटे की मृत्यु में इतना वो दुखी था, जब मराठों ने आक्रमण किया तो ये बिना युद्ध लड़े अपने आप को उनके अधीन समर्पण कर दिया। इस तरह से ये रघुनाथ सिंह जो थे मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक थे, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। लास्ट शासक के हम बारे में बात करेंगे, कलचुरी के लास्ट शासक या अंतिम जो कलचुरी शासक है, इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा कि अंतिम कलचुरी शासक का नाम बताइए, मोहन सिंह। अंतिम कलचुरी शासक का नाम है मोहन सिंह, अंतिम कलचुरी शासक का नाम है मोहन सिंह। ये मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक रहे हैं। ध्यान से समझना, मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक का नाम है रघुनाथ सिंह, कलचुरी के अंतिम शासक का नाम मोहन सिंह, और कलचुरी के अंतिम शासक जो मराठों के अधीन अंतिम भी हुए हैं उनका नाम है मोहन सिंह, ठीक है। इस तरह से आपके छत्तीसगढ़ के कलचुरी के जितने तमाम जो शासक होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। जहां पर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर भी मैंने आपको डील कर दिया। वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लेना, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि उन गरीब से गरीब बच्चों तक पहुंच जाए जो अपनी फीस प्रशासनिक सेवा में जो आना चाहते हैं, उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि उन बच्चों के लिए, उन गरीब माँ बच्चों का पैसा बचाना जो अफोर्ड नहीं कर सकते और प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, ठीक है। हमारा समाज सेवा का यही उद्देश्य हो जाएगा। जब आप वीडियो को उन गरीब बच्चों तक पहुंच जाएगा हमारा ये वीडियो, हमारा वो इस वीडियो उस दिन सफल हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।